मुगल काल विशेष तौर से 16वीं व 17वीं शताब्दी के प्रमुख दस्तावेज बाबरनामा व अकबरनामा, जिनमें हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संदर्भ मिलते हैं, पर आधारित है हमारा आज का पाठ, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। इसके महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न इस प्रकार हैं। नंबर 1, 16वीं व 17वीं शताब्दी में ज़्यादातर लोग किस कार्य में संलग्न थे? आंसर, कृषि कार्य में संलग्न थे और ये थे लगभग 85% लोग। नेक्स्ट, मुगल काल में राजस्व का अधिकांश स्रोत क्या था? आंसर, कृषि कार्य यानी कि खेती। नेक्स्ट, खेती हर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? आंसर, गांव। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान कृषि व ग्रामीण समाज की जानकारी कहाँ से मिलती है? आंसर, ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे बाबरनामा, अकबरनामा, सरकारी दस्तावेज, पटवारी के द्वारा लिखित दस्तावेज, इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी प्रमुख जानकारी के स्रोत उपलब्ध हैं। आईन अकबरी, जो कि अकबरनामा का तीसरा भाग है, के लेखक कौन है? आंसर, अबुल फजल। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए क्या शब्द प्रयोग करते थे? आंसर, रैयत, मुजारियान, असामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के स्रोतों में कितने तरह के किसानों का वर्णन किया गया है? आंसर, 2 तरह के किसानों का वर्णन किया गया है, खुद काश्त और पाही काश्त। पाही काश्त कौन थे? दूसरे गांव में ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को पाही काश्त कहा जाता था। इन लोगों की अपने गांव में जमीनें होती थी, लेकिन सस्ती कर व्यवस्था व इसके अलावा अकाल, भुखमरी या आर्थिक तंगी के कारण ये दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। अगला प्रश्न, खुद काश्त कौन होते थे? प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों को खुद काश्त कहा गया था। यहाँ की फसलें पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी। यह उल्लेख किसने और किस पुस्तक में किया है? आंसर, बाबर ने बाबरनामा में। अगला प्रश्न, 40 इंच से ज़्यादा बारिश होने वाले क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती थी? आंसर, चावल और गन्ना। नेक्स्ट, बाबरनामा में किन 2 शहरों का उल्लेख रहट की सिंचाई के लिए किया गया है? आंसर, लाहौर और दीपालपुर, और ये दोनों शहर अब पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला प्रश्न, तंबाकू किस देश से भारत आया? आंसर, पुर्तगाल। नेक्स्ट, तंबाकू के सेवन यानी कि धूम्रपान पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? आंसर, जहांगीर ने। पंजाब में शाह नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया? आंसर, शाहजहां। मुगल काल में नहरों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर, नहर निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी फसल पानी के बिना नष्ट होने से बचाई जा सके और जिन्स ए कामिल को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि राजस्व लगातार बढ़ता रहे तथा उसमें किसी तरह की कोई कमी न आए और खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ता रहे। बंगाल में 50 किस्म की चावल की खेती की जाती थी। यह उल्लेख किसने किस पुस्तक में किया है? आंसर, अबुल फजल ने आईन अकबरी में यह उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक फसलों को किस नाम से जाना जाता था? जिन्स ए कामिल, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन और दलहन। ग्रामीण समुदाय के 3 प्रमुख घटक क्या थे? खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। खेतों में केवल मजदूरी का कार्य किन को दिया जाता था ताकि वो लगातार गरीब रह सकें? नीच समझे जाने वाली जातियों को अक्सर यह कार्य दिया जाता था।
आज के संदर्भ में कहें तो SC और ST में आने वाली जातियों को। मुस्लिम समुदायों में इन समुदायों को क्या नाम दिया गया था और किस नाम से जाने जाते थे? आंसर, हलाल खोरान। स्वयं को राजपूत कहने वाला गौरव समुदाय कहाँ निवास करता था? आंसर, उत्तर प्रदेश के वृंदावन के आसपास के क्षेत्रों में। विभिन्न जातियों की सामाजिक हैसियत के पीछे मुख्य कारण क्या था? आंसर, खेती व पशुपालन। मल्लाजादाओं का क्या अर्थ है? आंसर, नाविकों के पुत्र। किन समुदायों ने पशुपालन व मछली पालन से अपनी सामाजिक हैसियत में सुधार किया? आंसर, सदगोप और कैवर्त। मुगलकालीन गांव में न्यायिक कार्य कौन करता था? आंसर, पंचायत की सहमति से गांव का मुखिया। गांव की पंचायत में गरीबों, नीच समझे जाने वाले लोगों का कितना प्रतिनिधित्व था? आंसर, 0। मुगल काल में गांव की आय व्यय का हिसाब किताब कौन रखता था? आंसर, मुखिया की निगरानी में यह कार्य पटवारी करता था। मुगल कालीन गांव में जाति व्यवस्था बरकरार रखी जाए, इस बात को कौन ध्यान में रखता था? आंसर, मुकद्दम यानी कि गांव का मुखिया। जातीय नियमों की अवहेलना करने पर क्या दंड दिया जाता था? आंसर, आर्थिक दंड यानी कि जुर्माना, और इसके अलावा समुदाय से निष्कासित यानी कि गांव से निष्कासित कर देना। नेक्स्ट, राजस्थान और महाराष्ट्र में किसके विरोध में गांव रातों रात खाली हो गए? पंचायतों के अत्यधिक कर उगाही के कारण अक्सर किसान गांव छोड़कर चले जाते थे और गांव के गांव खाली हो जाते थे। महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत लोग दस्तकारी कार्यों में लगे हुए थे? 25%। दस्तकारों के मुख्य कार्य क्या थे? कपड़ों की रंगाई, छपाई, मिट्टी व धातु के बर्तन बनाना, खेती के औजार व उनकी मरम्मत करना। अगला प्रश्न, मिरास या वतन भूमि क्या थी? प्यारे विद्यार्थियों, दस्तकारों को पूरे वर्ष अपने द्वारा किए गए कार्य के बदले जो भूमि मिलती थी उसे मिरास या वतन भूमि कहते थे तथा इस भूमि पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। अगला प्रश्न, जजमानी व्यवस्था क्या थी? प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल व आसपास के क्षेत्रों में जमींदार दस्तकार लोगों को काम के बदले रोज का भत्ता यानी कि दैनिक मजदूरी और भोजन नकद रूप में देते थे। इसी व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। अगला प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने गांव में मुद्रा के फेरबदल का उल्लेख किया है? आंसर, फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर। मुगल काल में किन परिस्थितियों ने महिलाओं के लिंग बोध को कम किया? खेती और दस्तकारी में अत्यधिक कार्य के दबाव में महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करना पड़ा और इससे न केवल उनके काम को महत्व मिला बल्कि उन्हें सम्मान भी मिलना शुरू हुआ। नेक्स्ट, पश्चिमी भारत में मासिक धर्म के समय महिलाओं के लिए क्या वर्जित था? हल चलाना व चाक को छूना और पान के बागान में जाना वर्जित था। अगला प्रश्न, दुल्हन की कीमत अदा करने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? आंसर, ग्रामीण कृषक और दस्तकार समुदायों में जहाँ महिलाओं की मृत्यु दर अधिक थी। अगला प्रश्न, महिलाओं के पुश्तैनी संपत्ति का हक मिलता था, ऐसे उदाहरण किन राज्यों में पाए गए हैं? आंसर, पंजाब और बंगाल में
बंगाल में तो कुछ महिलाएं जमींदार भी पाई जाती थी जो पति की मृत्यु पर जमींदारी संभालती थी। अगला प्रश्न, 16वीं व 17वीं शताब्दी में जंगलों का फैलाव कितना प्रतिशत था? आंसर 40%। जंगली शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, किन राज्यों की महिलाओं ने पुरुषों के अत्याचार के खिलाफ पंचायत में शिकायतें देने की हिम्मत जुटाई? आंसर, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की महिलाओं ने। अगला प्रश्न, इन शिकायत पत्रों में महिलाओं के नाम की जगह क्या उल्लेख होता था? अक्सर शिकायत पत्रों में महिलाओं को अमुक की माँ, पत्नी व बहन के रूप में उल्लेखित किया जाता था। अगला प्रश्न, बाबरनामा में जंगलों को किस रूप में रक्षा कवच कहा है? बाबर ने उल्लेख किया है कि जंगल विद्रोहियों और कर न अदा करने वाले लोगों का रक्षा कवच था। अगला प्रश्न, मुगल काल में शासकों ने बार बार शिकार अभियान पर जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर, शासक अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य जन सामान्य की वास्तविक स्थिति जानना व जन सामान्य की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनना था। अगला प्रश्न, चंडी मंगल किसकी रचना है? आंसर, मुकुंद राम चक्रवर्ती की। नेक्स्ट, कालकेतु कौन है? मुकुंद राम चक्रवर्ती की कविता चंडी मंगल का नायक। अगला प्रश्न, पेशकश क्या थी? प्यारे विद्यार्थियों, मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी जिसे पेशकश कहा गया। लोहानी कबीला किस राज्य में व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था? पंजाब राज्य में। अहोम राजा कहाँ शासन करते थे? आंसर, असम में। पायक कौन थे? अहोम राज्य में वो लोग जो भूमि के बदले सैनिक सेवाएं देते थे पायक कहलाते थे और ये पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच राजाओं का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? कोच राजाओं का उल्लेख हमें आईने अकबरी में मिलता है। ये बंगाल और असम में शासन करते थे। गांव में टैक्स वसूली का कार्य कौन करते थे? आंसर, जमींदार। अबुल फजल के अनुसार जमींदार किस समुदाय विशेष के होते थे? ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमान। 16वीं व 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जमींदारी व्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता था? उत्तर भारत में जाट और राजपूत समुदाय का तथा बंगाल में सदगोप समुदाय का। 17वीं शताब्दी में हुए किसान विद्रोह किसके खिलाफ थे? आंसर, ये सभी विद्रोह राज्य अथवा शासन के खिलाफ थे। इन विद्रोह में जमींदारों ने किसानों का साथ दिया था। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य का आर्थिक आधार यानी कि बुनियाद क्या थी? भू राजस्व। दीवान कौन था? पूरे प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था यानी कि हिसाब किताब की देखरेख करने वाला अधिकारी दीवान कहलाता था। जमा क्या थी? विद्यार्थियों, भू राजस्व के लिए निर्धारित रकम यानी कि मूल्य जमा कहलाती थी। हासिल क्या था? भू राजस्व के लिए वसूल की गई वास्तविक रकम हासिल कहलाती थी। अमील गुजार कौन था? उत्पादक के आधार पर या उत्पादकता के आधार पर भू राजस्व इकट्ठा करने वाला व इस पर निगरानी रखने वाला अधिकारी अमील गुजार कहलाता था। अगला प्रश्न, आईने अकबरी में
भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आंसर 4 भागों में, पोलज, परोती, चच्चर और बंजर। अगला प्रश्न, कणकूत क्या है? विद्यार्थियों, कणकूत 2 शब्दों से मिलकर बना है। कण का अर्थ है अनाज और कूत का अर्थ है अंदाजा, अर्थात अनाज के रूप में राजस्व लेते समय अंदाजा लगाकर अनाज को भू राजस्व के रूप में लेना कणकूत कहलाता था। अगला प्रश्न, 16वीं व 17वीं शताब्दी के प्रमुख साम्राज्यों के नाम बताएं। आंसर, मुगल साम्राज्य, मिंग साम्राज्य, सफावी साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य। अगला प्रश्न, इटली यात्री जोवान्नी कारेरी किसके शासनकाल में भारत पहुंचा? 1690 में, औरंगजेब के शासनकाल में। भारत में चांदी के आगमन व अनुकूल व्यापार के बारे में किस यात्री ने बताया? आंसर, इटली यात्री जोवान्नी कारेरी ने। नेक्स्ट, आईने अकबरी कब लिखी गई व इसके कितने भाग हैं? आंसर, 1598 में तथा 5 संशोधनों के बाद इसे 5 भागों में संकलित किया गया। नेक्स्ट, आईने अकबरी के तीसरे भाग में अकबर के कितने सूबों का वर्णन है? 12 सूबों का। लास्ट क्वेश्चन, अकबर के शुभ वचनों का संग्रह किस भाग में है? आंसर, आईने अकबरी के 5वें भाग में। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग।